बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एनसीईआरटी की 6th हमारी कंप्लीट हो गई है। एनसीईआरटी की 7th हमको स्टार्ट करनी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि पादपों में पोषण। जब 6th क्लास की हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो स्टार्टिंग में ही एक आप लोग को इंट्रोडक्शन मिला था फूड का मतलब कि भोजन का, कि भोजन में अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फूड होते हैं, अलग अलग तरीके के घटक होते हैं जो कि प्लांट्स से पाए जाते हैं या फिर एनिमल्स से पाए जाते हैं। फूड आपका कहाँ से मिलता है, भोजन आपका कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट्स से मिलता है या तो एनिमल्स से मिलता है। और प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जो भी भोजन मिलता है, जो भी खाना मिलता है, वो आपका रॉ फॉर्म में अवेलेबल रहता है, मतलब कि वो कच्चे रूप में रहता है। और उस चीज में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं, जिन घटकों को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसी का हमारा पहला चैप्टर है कि जो पोषण प्लांट्स में है वो कहाँ से आते हैं, पोषण कहाँ से न्यूट्रिशन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है। और हमारा दूसरा चैप्टर होगा कि एनिमल्स को ये जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलता है। तो सबसे पहली चीज, न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। हमने देखा था कि आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मैक्रो न्यूट्रिएंट है, दो तरीके में आपका डिवीजन होता है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आपके 3 आते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और आपका जो मिनरल्स और विटामिन है उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस तरीके से टोटल 5 न्यूट्रिएंट हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और हमारे शरीर ये फूड के थ्रू, भोजन के थ्रू जब हम इन सब चीज़ों को इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो इसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है, इसी को पोषण कहा जाता है। जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 तरीके से होता है। न्यूट्रिशन 2 तरीके से होता है, मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके से जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में फूड जाता है। ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। अगर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो भी क्या नाम है जीव हैं, अगर वो सिंपल सब्सटेंसेस मतलब कि रॉ फॉर्म में वो अवेलेबल रहता है, और अगर उन्हीं रॉ चीज़ों का यूज़ करके, उन्हीं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके अगर अपना खाना खुद से बनाते हैं तो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, स्वापोषी पोषण कहा जाता है। अगर आप ऑटोट्रॉफी को चेंज करोगे या फिर आप ब्रेक करोगे तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोज मतलब होता है नरिशमेंट। तो अगर खुद का नरिशमेंट खुद के द्वारा ही किया जाए, सेल्फ के थ्रू ही किया जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। और जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को पोषण देते हैं या फिर अपना नरिशमेंट किस चीज के थ्रू करते हैं? तो वो क्योंकि खुद से ही खाना बनाते हैं तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। स्वापोषी, स्वापोषण, ऑटो और ट्रॉफ्स, इस वजह से पौधों को स्वापोषी कहा जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है भोजन को इनटेक करने का, फूड को इनटेक करने का? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि हमको डायरेक्ट फूड मिलता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको प्रिपेयर कर रहा है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का प्रिपेयर किया हुआ जो फूड है उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो इस तरीके से पोषण लेना आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। हेट्रोस का मतलब ही होता है दूसरा, मतलब कि जो न्यूट्रिशन है, जो नरिशमेंट है वो दूसरे से हमारे पास तक आ रहा है, तो ये आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ। और जितने भी एनिमल्स होते हैं और जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर प्लांट्स को हटा दिया जाए, इवन प्लांट्स में भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो सिर्फ कुछ प्लांट्स या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स हैं जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, उनका जो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और बाकी मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने भोजन के लिए क्योंकि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इस वजह से उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, राधे राधे अंबिका, गुड इवनिंग प्रीति। अच्छा, ओके अंबिका, ओके। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ना, हम तो वैसे भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं,
हमारा जो काउंटिंग है वो हमारा एनिमल्स में ही आता है। जब भी प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, इसका मतलब है प्लांट्स मतलब पौधे और ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स तो प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स और हम लोग दोनों आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स मतलब कि हम लोग और जानवर, ये दोनों ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से भोजन के लिए प्लांट्स पर आश्रित होते हैं। फोटोसिंथेसिस, अब ये हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, मतलब हमने ये इतना देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अपना खाना खुद बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि उनको एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिक मिल जाता है, जैसे कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक मिल जाता है, सनलाइट उनको एनवायरनमेंट से मिल जाती है, उनके बॉडी में या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वाटर उनको सॉइल के थ्रू मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप नॉर्मली देखिए तो सनलाइट से जो भी एनर्जी निकलती है उस काम क्या होता है कि सनलाइट से जो भी एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। इसी वजह से जो प्लांट्स की खाना बनाने की प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मतलब आपने फोटोन्स वर्ड सुना होगा, और फोटोन्स वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? लाइट के लिए यूज किया जाता है, प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना या फिर बनाना। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पौधों के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, सिंथेसिस की जा रही है सनलाइट का यूज करके, सनलाइट की एनर्जी का यूज करके। तो इसी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब पूरे के पूरे पौधे की जो खाना बनाने की जगह होती है, जो फूड फैक्ट्री होती है, वो कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है। क्योंकि फोटो से उसको फोटोन्स को या फिर आप कह सकते हो लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल ही तो करता है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा? क्योंकि मेन एब्जॉर्प्शन सनलाइट का तो क्लोरोफिल के द्वारा ही किया जाता है। तो ये लीव्स में ही जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होती है। इसी वजह से लीव्स ही खाना बनाने का काम करती है और उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट्स का। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए? सबसे पहले हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है। और स्टोमेटा क्या होता है आपका? छोटे छोटे पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि गार्ड सेल्स के थ्रू पूरी की पूरी घिरी हुई रहती है। ये आपको मैं फिगर के थ्रू दिखाती हूं। एक मिनट, ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट लीफ हुई, ये पूरी की पूरी पत्ती हुई। इस पत्ती को और ज्यादा जूम करके देखिए तो आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है। ये जो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है? ये क्लोरोफिल है। और ये जो भी क्लोरोफिल है वो किसके थ्रू कवर्ड है? ये आपकी ये जो अलग अलग से दिख रही है ना, ये सारी की सारी, ये सब गार्ड सेल्स हैं। ये जो दिख रही है ना, ये गार्ड सेल्स हैं। और इसी गार्ड सेल्स के अंदर आपकी जो स्ट्रोमेटल ओपनिंग होती है वो पाई जाती है, और इसी ओपनिंग को आपको पोर्स कहा जाता है। मतलब ये पोर्स ही तो है, तो इन पोर्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमेटा कहा जाता है। इन्हीं पोर्स के थ्रू या फिर इन्हीं स्ट्रोमेटा के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, जिसके थ्रू जो लाइट है या जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे? बस इतना समझना है कि जो टिनी पोर्स होते हैं उनको स्ट्रोमेटा कहा जाता है। जो स्ट्रोमेटा होता है वो गार्ड सेल्स के थ्रू पूरा का पूरा सराउंडेड रहता है, और आपकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो इन्हीं स्ट्रोमेटा के अंदर जब सनलाइट पहुंचती है तभी पॉसिबल होती है, और तभी जो फूड बनने की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा? जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इनको कहाँ से मिल रहे हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से ले लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमेटा के थ्रू अंदर जाता है। स्ट्रोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स को कहा जाता है, जो कि गार्ड सेल्स के थ्रू पूरा का सराउंडेड रहता है, कवर्ड रहता है। अब वाटर और मिनरल्स
जो भी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो सारा का सारा वाटर और मिनरल पत्तियों तक पहुंचाया जाता है वेसल्स के थ्रू। हमने देखा था दो होती हैं आपकी जाइलम और फ्लोएम। तो इन वेसल्स के थ्रू ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मतलब लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम है, वो होता है। मतलब इनको जो पानी की जरूरत पड़ती है वो इनको रूट्स के थ्रू मिल जाती है, जो इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है वो इनको हवा से मिल जाती है, जो इनको सनलाइट की जरूरत पड़ती है वो सीधे मिल जाती है, जो क्लोरोफिल है जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है वो क्या नाम है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कि ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है। अब इन सब चीजों का यूज करके पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसी को क्लोरोफिल कहा जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है, जो सूरज की एनर्जी होती है, उसको कैप्चर करना, मतलब कि उसको क्या नाम है, एब्जॉर्ब करना। इक्वेशन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इससे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। अब ये आपका जो है सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये आपकी प्रेजेंस को दर्शाता है कि इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में इनके प्लांट्स में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में। इसके लिए हमने 6th क्लास में एक टेस्ट भी किया था, जिस टेस्ट में लिखा हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमको फूड कंपोनेंट में प्रेजेंट, फूड में प्रेजेंट चेक करना है कि प्रेजेंस है इसकी कि नहीं है, तो उसके लिए हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, जिसके लिए आयोडीन टेस्ट किया गया था। तो कार्बोहाइड्रेट के कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में आपका प्लांट्स में फूड जो है वो स्टोर रहता है, और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने के बाद होती हैं। सबसे पहले आपका ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन दोनों केवल प्रेजेंस को दर्शा रहा है। इन दोनों के प्रेजेंस में ही CO2 प्लस H2O का यूज करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। वो रोल नंबर और परसेंटेज नहीं मांगेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर डालेंगे तो आपसे रोल नंबर और परसेंटेज नहीं मांगेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं, अगर देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, तो प्लांट्स जो हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो फूड नहीं बना पाएंगे। और जब प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो खाना कहाँ से खाएंगे। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे अल्टीमेटली डिपेंड तो इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर ही कर रहे हैं। और प्लांट्स किस पर डिपेंडेंट है, सनलाइट पर डिपेंडेंट है। अगर उनको सनलाइट, सूरज की ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो वो खाना बनाने का काम कहाँ से करेंगे। और जब प्लांट्स फूड बना पाएंगे तभी जितने हेट्रोट्रॉप्स हैं वो भोजन कर पाएंगे। तो इसी वजह से कह सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, मतलब कि जो सबसे पहला स्रोत है या फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्रोत है, वो आपका सूरज है। फोटोसिंथेसिस आपकी, इसके अलावा आपने अभी तक 6th क्लास में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो लीव्स में होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। अभी तक आप यही पढ़ते आए हैं। लेकिन हमने एक चैप्टर में देखा था, एडाप्टेशन वाले चैप्टर में देखा था कि जो डेजर्ट एरिया होता है, जो रेगिस्तान एरिया होता है, वहां की जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स स्पाइन्स के फॉर्म में कांटे वाटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं। मेनली हमको जो दिखाई पड़ता है वो तना होता है, वो स्टेम होता है, ना कि लीव्स होती है। जैसे कि जो कैक्टस प्लांट है, कैक्टस में हमको ये जो दिखाई पड़ता है ये वाला शेप, ये शेप आपके स्टेम्स को दर्शाता है, तने को दर्शाता है, ना कि वो आपकी लीव्स होती हैं। तो जो भी ब्रांचेस ग्रीन कलर की हो, जो भी स्टेम ग्रीन कलर के हो, समझ लीजिए कि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उस पार्ट में भी कहीं ना कहीं हो रही है।
डेजर्ट एरियाज में आपने कैक्टस प्लांट्स देखे हैं, तो वहां पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, वो स्टेम्स के थ्रू की जाती है, ना कि लीव्स के थ्रू की जाती है। क्यों? क्योंकि लीव्स जो है वो तो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, वो तो कांटे में कन्वर्ट हो गए हैं। इस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आपकी स्टेम्स में, ग्रीन स्टेम्स में और ग्रीन ब्रांचेस में भी देखी जाती है, जैसे डेजर्ट में पाया जाने वाला कैक्टस वाला प्लांट। अब आप देखिए रेड ब्राउन कलर की बहुत सारी मतलब 5-6 पौधे ले लीजिए। उन 5-6 पौधों में से सारे के सारे पौधों की, जिनकी रेड कलर की लीव्स हों, किसी की ब्राउन कलर की लीव्स हों, इस तरीके से अलग अलग कलर की जो पत्तियां हैं आप उनको स्टोर कर लीजिए। उसके बाद उनका वही आयोडीन टेस्ट जो आपने किया था, उनका आयोडीन टेस्ट करिए। अब आप देखेंगे इन सारे के सारे जो रेड ब्राउन लीव्स हैं उनमें भी देखेंगे कि स्टार्च की प्रेजेंस है, और स्टार्च की प्रेजेंस है मतलब कि रेड ब्राउन लीव्स जो है वो भी खाना बनाने का काम कर रही हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया है उसको कर रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आपका ये जो रेड ब्राउन लीव्स होती हैं इसमें भी ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन क्योंकि रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, येलो पिगमेंट या फिर ये वाले जो कलर हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ये पिगमेंट ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रीन पिगमेंट है मतलब कि जो क्लोरोफिल का प्रेजेंस है वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ू? ओके। अब देखिए नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? सी कार्बन से बना होता है, सॉरी हाँ आपका कार्बन से बना होता है, या तो हाइड्रोजन से बना होता है, या तो क्या मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही तो बनता है। जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। C12H22O11 या फिर C11H22O11, इस तरीके से करके इनका जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं से मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स आपके बने होते हैं। तो ये बताइए उनको जो प्रोटीन की जरूरत है वो कहाँ से पूरी होगी? क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन होती है वो नाइट्रोजेनस होती है। नाइट्रोजेनस मतलब कि जहां पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होगी वहीं पर आपका जो प्रोटीन है वो बन पाएगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट ही उनके भोजन में केवल है, केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो वो अपनी प्रोटीन की नीड को कैसे पूरा करते हैं? क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा तो फिर मेन जो रिपेयर वाला काम होता है प्लांट्स का, या फिर ग्रोथ का काम होता है प्लांट का, वो तो प्रोटीन से ही आता है, और प्रोटीन नहीं मिलेगी तो फिर क्या नाम है, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो इनकी कहाँ से पूरी होती है? प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट, हमने जब एयर मिक्सचर वाला पढ़ा था कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, तो हमने देखा था 99% तो वो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिल करके बना हुआ है। मतलब कि एटमॉस्फेयर में, हवा में तो बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इन गैस के फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, इनका डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं तो इनको अलग अलग तरीकों से अपनी जो नाइट्रोजन की नीड होती है उसको पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या किया जाता है? या तो जो सॉइल, मिट्टी है, मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको पहले एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, घुलनशील रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद रूट्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि रूट्स तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकती हैं जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हो, जो कि घुलनशील होगी सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो उनकी नीड्स कैसे पूरी हो रही है? मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो रूट्स होती हैं वो इनको एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे कौन से तरीके से ये जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी की जाती है? फर्टिलाइजर्स वगैरह जो फार्मर्स के द्वारा डाला जाता है अपने खेतों में या मिट्टी में, वो सिर्फ इसी वजह से डाला जाता है क्योंकि जो आपका
क्या नाम है, फर्टिलाइजर होता है, उसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब चीजों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो ये वाली जो कमी है वो फर्टिलाइजर से पूरी हो जाती है। पर हमको पता है अगर फर्टिलाइजर अगर लगातार बहुत टाइम तक यूज किया जाए तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी को खराब कर सकता है, इसलिए ये एक तरीके से कम ही यूजफुल होता है। लेकिन फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स का यूज इसीलिए करते हैं जिससे कि जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो सके प्लांट्स में। फिर उसके बाद प्लांट्स क्या करते हैं, उस सॉल्युबल फॉर्म में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसका यूज करके प्रोटीन और विटामिन ये सारी की सारी चीजें बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन का। हमने ये दोनों तरीका तो देखा कि एक तो तरीका होता है ऑटोट्रॉफ्स का, मतलब कि खुद से भोजन बनाने का। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स का, मतलब कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। और भी बहुत सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब कि पोषण के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। इसमें क्या होता है, इसमें जो होस्ट प्लांट होता है उसको, जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है बड़ा सा, इस पेड़ के ऊपर बहुत सारी आप देखोगे बेल येलो कलर की लटक रही है। ये बेल होगी बहुत सारी, आप देखोगे ये येलो येलो कलर की दिखाई पड़ रही है। तो ये जो बेल है ये आपका क्लोरोफिल तो इसमें प्रेजेंट होता नहीं है, येलो कलर की है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट नहीं है। जब क्लोरोफिल है नहीं तो अपना खाना बना नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, ये जो पेड़ है जिसको कि होस्ट बोला जाता है, इस होस्ट से ये अपना खाना खुद से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप कह सकते हैं छीन लेते हैं, या फिर उनसे रेडीमेड खाना ले लेते हैं। तो क्योंकि इन येलो कलर के ये जो बेल हैं इसमें अपना खुद का क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, भोजन नहीं बना पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, होस्ट पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि जिस भी पेड़ के ऊपर ग्रो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि वो जो पेड़ होता है वो खुद का खाना बना रहा है और इन्होंने पूरा का पूरा ढक के रखा है, सारा का सारा पोषण ये चुरा ले रहे हैं। तो क्या होते हैं, जो होस्ट प्लांट्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, मतलब क्या होता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना अपने पोषण के लिए, उसके पोषण को चुरा करके ले लेना, बेसिकली पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि ये जो मैं बात कर रही हूँ बेल की, वो आपकी अमर बेल है। जो अमर बेल है या फिर जो कसकटा होता है, ये आपका खुद से खाना नहीं बनाता है, ये जिस भी पेड़ पे रहता है उसी का खाना चुरा चुरा करके खाता है। येलो कलर का होता है, ऐसे वायर के टाइप के इनके स्ट्रक्चर होते हैं, और जो स्टेम्स हैं इनकी वही ब्रांच स्टेम्स रहती हैं, और ये पूरे के पूरे होस्ट को घेर करके रखते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये आपकी अलग अलग तरीके की पत्तियां हैं। ये भले ही इनका कलर अलग है, लेकिन ये वाले पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, पर ये भी अपना खाना खुद से बनाने का काम करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको ये येलो येलो यहाँ पे बेल दिखाई पड़ रही है ना, ये बेल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपका पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक क्यों है, क्योंकि ये इस वाले पेड़ से पूरा का पूरा भोजन घसीट ले रहा है, चुरा ले रहा है। और आप इसका नाम क्या है, इसका नाम है कसकटा, या फिर आप इसको अमर बेल बोल सकते हैं। मतलब ऑब्वियस ही चीज है ना, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो ऑब्वियस ही चीज है, जिसका घर है उसका नुकसान होगा और चोर का फायदा होगा। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। पैरासिटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, अपना फायदा करते हैं और जिसके ऊपर रहते हैं उसी का नुकसान कर लेते हैं। आप ऐसे समझिए किराएदार और मकान मालिक हैं। कुछ किराएदार ऐसे होते हैं कि 15-20 साल तक रहते हैं, उसके बाद अपने मकान मालिक के ऊपर ही केस कर देते हैं और उनको जेल भेज देते हैं और जमीन अपने नाम कर लेते हैं। तो सेम काम पैरासिटिक प्लांट्स का होता है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा कौन सा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, अब ये हरे तो होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी आसानी से कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना खाना वाना आराम से बना लेते हैं। नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो कुछ हद तक हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल अंबिका। चलिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ये हरे भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करते हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोटीन की कमी है वो कहाँ से पूरी होती है,
इंसेक्ट से पूरी होती है, कीड़ों से पूरी होती है। अब इनको कार्बन मिल जाता है, इनको हाइड्रोजन मिल जाता है, इनको ऑक्सीजन मिल जाता है, तो अपना स्टार्च के फॉर्म में खाना तो बना लेते हैं। लेकिन पूरे प्लांट को मेंटेन रखने के लिए भी इनको किसी चीज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन तो ये खुद बना नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे लीव्स को, अपनी पत्तियों को मॉडिफाई कर लेते हैं घड़े के शेप में। पत्तियों का ही मॉडिफिकेशन होता है, पत्तियों को ही परिवर्तित करके एक घड़ा बना लेते हैं, और घड़े के ऊपर एक एपेक्स, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो लिड टाइप का, मतलब कि ढक्कन टाइप का बना लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसको हमेशा जनरली खुला रखते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा उसके अंदर आता है, उसको अपने जो लिड होता है, ढक्कन होता है, उसको बंद कर लेते हैं, और घड़े के अंदर हेयरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, पतले पतले हेयर्स पाए जाते हैं जो नीचे के तरफ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई कीड़ा अंदर जाता है, ढक्कन बंद करते हैं, अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। तो ये जो हेयर के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो उस कीड़े को पकड़ लेता है, इंसेक्ट को पकड़ लेता है, और जब वो मर जाता है तो इनके थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि उस इंसेक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली जो नाइट्रोजन होता है, वो इनकी कमी को पूरा कर लेता है, और वो अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं इस तरीके से। तो जो पिचर प्लांट होता है, नेपेंथीज जिसको बोलते हैं, तो ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन की जो कमी है वो कहाँ से, मतलब नाइट्रोजन की जो कमी है वो कहाँ से पूरा करता है, इंसेक्ट्स को पकड़ के, मार के, खा के पूरा करता है। तो आप कह सकते हो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो समहाउ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए, या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड करते हैं। सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब कि खाना खाने के लिए किसका यूज करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं। जैसे कि ब्रेड आप रख दो 4-5 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए आप ब्रेड रख दो, उसके बाद आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, जब देखेंगे तो थ्रेड के तरीके का, कॉटन के थ्रेड के तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। और वो कॉटन के थ्रेड के टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, फंगाई होता है, फंगस होता है, जो कि उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने भोजन की नीड को पूरा कर रहा होता है। ठीक है, तो ये फंगाई जैसे कि मशरूम, ब्रेड और ये राइजोपस, इन सब जगहों पर आपको जनरली ये जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम कैसे उगते हैं, बारिश के टाइम पे आपने देखा है कि लकड़ियां जहां पर रहती हैं वही लकड़ियां गीली होती हैं, और कुछ दिन के बाद उसमें आपको ये मशरूम खिलता हुआ, निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो लकड़ी है उसको खा रहे हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा रहे हैं, जिससे कि ये धीरे धीरे ग्रो होते चले जाते हैं। तो मशरूम, ब्रेड, मोल्ड और ये जो राइजोपस है, ये सारा का सारा आपका फंगाई होते हैं, जो कि हल्का सा मॉइस्चर मिलने पर या वार्म फूड मिलने पर ग्रो करने लगते हैं। हाँ, पिचर प्लांट को ही नेपेंथीज बोलते हैं। बाकी आपका वेनस फ्लाईट्रैप भी इसी में कंसीडर किया जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट में। ठीक है, फिर आपका आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। इसमें कहते हैं कि तुम भी रहो हम भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जो मुझे कमी हो रही है वो तुम पूरा कर देना, जो तुम्हें पूरी मतलब कमी हो रही है उसको मैं पूरा कर दूंगा। आप कह सकते हो हेल्दी रिलेशनशिप, जो सिम्बायोटिक है वो हेल्दी रिलेशनशिप होती है आज के टाइम के हिसाब से। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। एक होता है जो दूसरे को शेल्टर देने का काम करता है, पानी और शेल्टर देने का काम करता है, और दूसरा होता है वो पोषण देने का काम करता है, जैसे कि लाइकेंस है। आप इसको मतलब लाइकेंस, लिकेंस, अलग अलग वर्ड बोला जाता है, आप बस इतना याद रखो, LICHENS लिखा हुआ है, ये होता है। अब आपका एल्गा और फंगस, ये दोनों मिलकर के आप कह सकते हो साथ में रहते हैं, इसको लाइकेंस बोला जाता है। तो अब राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमे रूट्स में जो पाए जाते हैं, तो वो इसी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का ही एक तरीके से एग्जाम्पल। लेग्यूमे रूट्स मतलब ये जो दाल मतलब कि ये जो पी वगैरह है, मटर वगैरह है, जितने भी आप कह सकते हो, ये क्या बोलते हैं उसको, अरे मतलब जो थोड़ा सा क्लाइंबर टाइप के होते हैं, वहां पर रूट्स में ये पाए जाते हैं, और ये
है तो लाइकेंस ही, तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से लेकर के नाइट्रोजन की नीड को पूरा करेंगे, इनको नाइट्रोजन देने का काम करेंगे और खुद उनसे शेल्टर लेने का काम करते हैं। इस तरीके से दोनों हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हैं। और इसको किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, इसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या फिर सहजीवी पोषण कहा जाता है। ओके, चलिए अब एक और मतलब आपका सेप्रोट्रॉफिक बता ही दिया कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें हम सेप्रोट्रॉफ समझ लेते हैं क्या होता है, सिम्बायोसिस समझ लेते हैं और राइजोबैक्टीरियम समझ लेते हैं। सबसे पहले फंगाई सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जनरली ब्रेड पर, अचार पर या फिर लेदर वाले जो कपड़े होते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो इन सब टाइम पर वहां पर ग्रो करने का काम करते हैं। जनरली ये हवा में हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं, फंगल स्पोर्स के फॉर्म में हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जैसे ही, एक मिनट, तो हवा में नॉर्मली ये पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं फंगल स्पोर्स के रूप में। और जैसे ही इनको वेट सरफेस मिलता है, कहीं पे मॉइस्चर वॉइस्चर मिलता है, तो वहां पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब ये ग्रो होने लग जाते हैं। कुछ होते हैं यूजफुल होते हैं, जैसे कि यीस्ट है और मशरूम है। यीस्ट का यूज करके जनरली हम क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। और मशरूम का यूज करते हैं सब्जी वब्जी बनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिजीजेस पैदा कर देते हैं। आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनके ऊपर इस तरीके का एक ब्लैक कलर में आपको जो प्लांट्स के स्टेम होते हैं वहां पर दिखाई पड़ेगा, तो वो उसको पत्तियों पर लग जाते हैं या फिर स्टेम्स पर लग जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स को खराब कर देते हैं। या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें लग जाते हैं और पता नहीं चलता है। तो इस वजह से कुछ होते हैं जो कि, कुछ फंगस होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं और कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते हैं। जितना ज्यादा इनको मॉइस्चर मिलता है उतना ज्यादा ये ग्रो करते हैं। और इनकी एक और खासियत होती है, जितना ज्यादा ये ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, उतना ज्यादा ये तेजी से ग्रो करते हैं। फिर है आपका, तो हिंदी में इधर लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। फिर आपका लाइकेंस जो कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करते हैं। एल्गा जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, तो ये खाना बनाने का काम करता है। और ये जो फंगस है ये दोनों साथ में रहते हैं। एल्गा मेक्स फूड फॉर बोथ, दोनों के लिए खाना बनाता है। और जो फंगस होता है वो शेल्टर, वाटर, मिनरल, ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम करता है। इसलिए ये लोग सहजीविता वाले रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। एल्गा दोनों के लिए खाना बनाता है, जो फंगस होता है वो शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें एल्गा को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी आपका सिम्बायोसिस में ही कंसीडर किया जाएगा। ये कहां पर, राइजोबियम बैक्टीरिया, एक पहली चीज तो ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। कहां पे रहता है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, चाहे आपकी ग्राम हो गई, चाहे आपकी ये मटर हो गई या मूंग की दाल हो गई या बीन्स हो गए, इन ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इन सब के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। इन सब के रूट नोड्यूल्स में मतलब कि जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये खुद का खाना नहीं बना पाते हैं, इस वजह से ये इन प्लांट्स से जो भी खाना बनाया जाता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खाना उनसे लेते हैं और खुद उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो प्लांट इनको फूड और शेल्टर ये दोनों को दोनों प्रोवाइड करती है। और फायदा क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फार्मर्स को कम डालने पड़ते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा, मतलब इसी वजह से जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी खेतों में
इन लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल उनकी किसी चीज की खेती हो रही हो, वहां पर बीच बीच में कहीं पर ये क्या नाम है ग्राम लगा देना, या फिर पीस के पौधे लगा देना, मूंग के पौधे लगा देना, इसको लगा देने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया अपने आप आ जाते हैं, और जब राइजोबियम बैक्टीरिया अपने आप आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आसानी से वो जो प्लांट है वो उसको यूज कर पाएगा। तो उनको जो अलग से फर्टिलाइजर्स डाल करके ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस की सारी जो चीजें होती हैं उनको अलग से डालनी पड़ती हैं, वो उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इस तरीके से इससे फार्मर्स का भी फायदा हो जाता है। तो ये था आपका, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद जो इनसॉल्युबल होता है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो एब्जॉर्ब कर पाएगा प्लांट उसको। चलिए, हमने न्यूट्रिशन के बारे में देखा। न्यूट्रिशन क्या होता है कि भोजन लेने का एक तरीका और उसको यूटिलाइज करना। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, अपना खाना सिंपल सब्सटेंसेस से खुद ही बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेने का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, इसका मेन काम होता है सोलर एनर्जी को कैप्चर करना। स्टोमेटा क्या होता है, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि पत्तियों पर होते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के चारों तरफ ये सराउंडेड रहते हैं। ये मेनली काम क्या करते हैं, जो खोलने का या बंद करने का काम करते हैं। जब खाना उनको बनाना होता है उस टाइम पर ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, और जब खाना नहीं बनाना होता है तो ये गार्ड सेल्स बंद हो जाती हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये होस्ट से खाना लेने का काम करते हैं और हम उसको, जो होस्ट होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। होस्ट क्या होता है, जो भी प्लांट या एनिमल के ऊपर पैरासिटिक फीड्स आते हैं उनको होस्ट कहा जाता है। ये प्लांट है या ये एनिमल है, इसके ऊपर अलग से कोई पैरासाइट आकर के बैठ जाए तो इसको होस्ट कहा जाएगा। कैस्कटा क्या होती है, येलो कलर की लीफलेस पैरासाइट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पिचर प्लांट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो कि इंसेक्ट को पकड़ता है और पकड़ करके उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इंसेक्टिवोरस वही न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ना और उनको खाना। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपना पोषण लेते हैं, मतलब कि अपना भोजन लेते हैं। फंगाई क्या होते हैं, ये सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया और ब्रेड मोल्ड हो गया। सिम्बायोसिस क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं और दोनों को फायदा होता है तो उसको सिम्बायोसिस या फिर सहजीविता कहा जाता है। राइजोबियम ये बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूम रूट्स में पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इनसॉल्युबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये था आपका पहला चैप्टर 7th क्लास का। अच्छा, एक और चीज बतानी है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये छूट गया है, इसको भी देख लीजिए। ये सेल्स के बारे में एक क्या नाम है शॉर्ट नोट है कि द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेल किसको बोला जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ये कुछ छोटी छोटी यूनिट से, जैसे कि पूरा का पूरा घर है वो ईंटों से मिलकर के तैयार होता है, वैसे ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पूरी की पूरी बॉडी है वो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर के बनती है। उन छोटी यूनिट्स को क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। सेल्स हमको नॉर्मली नहीं दिखाई पड़ती हैं, केवल माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिखाई पड़ती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि केवल एक सेल के बने होते हैं, इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सारा का सारा देखेंगे। जो ये सेल है वो पूरी की पूरी एक पतली बाउंड्री से पूरा का पूरा एनक्लोज्ड होता है, घिरा हुआ होता है। ये जो सेल है ये अंदर आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक बाउंड्री से, पतली सी बाउंड्री होती है,
जिससे पूरा का पूरा कवर्ड होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आप कुल मिलाकर के कह सकते हो कि जो बाउंड्री होती है उसको मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो बाउंड्री है उसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। और बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत मतलब कि क्लियरली उसमें हमको अंदर इस तरीके के न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं। ये जो अंदर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो सेंटर में एक स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक फ्लूइड भरा रहता है, ये एक द्रव्य भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा क्या चीज है, ये एक सेल है। ये सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है या फिर पतली पतली ये जो बाहर की झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अंदर किसी किसी सेल में इस तरीके का एक पॉइंट टाइप का छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक द्रव्य होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े चीजों से आप टर्म्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा बहुत बढ़िया से सारे के सारे चैप्टर्स आगे समझ में आने वाले हैं। जिनको हिंदी में नोट करना वो भी देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो चित्र है वो कोशिका का चित्र है। अंदर जो है वो केंद्रक है, ये पूरी की पूरी जो आउटर लाइनिंग है पतली सी वो कोशिका झिल्ली है, और ये अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कोशिका द्रव्य मतलब कि साइटोप्लाज्म है। ओके, चलिए हमारा ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट।